इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब डिस्कस करेंगे कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफ़ाइन करते हैं और फिर देखते हैं एक्सप्लेनेशन से कि इसको हम फर्दर कैसे समझेंगे। तो डेफिनेशन में हमें ये मिलेगा कि एबिलिटी या फोर्स by which an electrode can push or pull electrons is electrode potential. यानी ये एक इलेक्ट्रोड की एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को दूसरों की तरफ धक्का दे या दूसरों की तरफ से अपनी तरफ से दूसरों से पुल कर सके, खींच सके। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, also known as EMF, also called as EMF, electromotive force, electromotive force। और इसके लिए जो यूनिट यूज्ड होता है, यूनिट यूज्ड इज वोल्ट, जो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है। अच्छा, तो ये एक ताकत है जिसकी मदद से कोई इलेक्ट्रोड यानी मेटल हो या जो भी इलेक्ट्रोड हो वो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देता है, या एक फोर्स है जिससे वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। तो इस फोर्स को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है, तो डेवलपमेंट इसकी समझते हैं। तो हम लेंगे एक कंटेनर, ये हमारा हुआ कंटेनर। इसमें हमने जिंक सल्फेट ZnSO4 इसका सलूशन डाला, और इसी सलूशन में ही जिंक रॉड बतेरे इलेक्ट्रोड लगाया। दिस इज द जिंक इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि जब आप ये इसमें डबो दोगे तो आपको ये मिलेगा कि जिंक जो इलेक्ट्रोड में मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक आयन बनेगा और ये उसके 2 इलेक्ट्रॉन हुए। तो ये पहला वाला जो जिंक एटम था, दिस वाज फ्रॉम इलेक्ट्रोड, और जिंक आयन बना इनटू द सॉल्यूशन, इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, और अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वो छोड़ गया। तो इस तरह से ये प्रोसेस आगे जाएगा, पीछे आएगा, आखिरकार इनमें एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, और उस इक्विलिब्रियम से ये होगा कि जिंक एटम आयोनाइज होके जिंक आयन देगा +2 इलेक्ट्रॉन, और फिर वहीं 2 इलेक्ट्रॉन वापस भी ले सकता है, जिंक बन जाएगा। तो इस इक्विलिब्रियम पे अब ये हो जाएगा कि ये जितना भी जिंक रॉड है ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। वो इसलिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़े जा रहे हैं और जिंक आयन की शक्ल में नीचे जा रहा है। तो अब ये एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट एंड द इलेक्ट्रोड। तो इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और चूंकि ये जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है
तो ये कर रहा है टू पुश इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। दूसरी तरफ अगर हम एक और कंटेनर लें और उसमें कॉपर सल्फेट डाल दें, CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन, और उसमें कॉपर इलेक्ट्रोड लगा दें, ये कॉपर इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे ये कंडीशन क्रिएट हो जाएगी कि सॉल्यूशन में जो कॉपर आयंस हैं Cu2 पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कॉपर बनेंगे। यानी ये जो था इलेक्ट्रोलाइट में ये आयन था और कॉपर चला गया है इलेक्ट्रोड के साथ डिपॉजिट हो गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड में जिंक एटम था, वो आयन बन के नीचे सॉल्यूशन में आ रहा है। यहाँ पे कॉपर आयन सॉल्यूशन से निकल के इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है और उधर इलेक्ट्रॉन गेन करके एज ए कॉपर एटम डिपॉजिट हो रहा है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ये कॉपर से कर रहा है, तो कॉपर का जो जितना भी ये स्ट्रिप होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं और दे रहा है। तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, उस इक्विलिब्रियम पे बस ये बैकवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड प्रोसेस और इस तरह से ये होता जाएगा। तो अब यहाँ पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ कि नीचे सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है क्योंकि सल्फेट आयन बच रहे हैं और जो रॉड है वो पॉजिटिव हो रहा है। इधर सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है और इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन रहा है। तो जब इस तरह से चार्ज डिफरेंस हो जाती है तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो अब इस केस में जिंक वो इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है। जिंक हैज़ ग्रेटर पोटेंशियल टू पुश इलेक्ट्रॉन्स, जबकि कॉपर हैज़ ग्रेटर पोटेंशियल टू पुल इलेक्ट्रॉन्स। तो जिंक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका ज़्यादा है, तो इसको कहलाएगा जब कोई इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो उसका होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जिंक हैज़ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन देने की ताकत मौजूद है और पुलिंग इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने को कहते हैं। तो कॉपर हैज़ ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल, कि इसमें इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ताकत जो है वो ज़्यादा है। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो भी मेटल होगा अपने आयन में उसको डिप करोगे तो आपको ये प्रोसेस मिलेगा। और अगर देखना चाहते हो कि वाकई ऐसा होता है तो आप कॉपर का जो रॉड रखते हो उसको पहले तोल लो, लेकिन एक सेंसिटिव बैलेंस यहाँ पे इस्तेमाल करना क्योंकि बहुत कम मास में फ़र्क आएगा। तो जो कॉपर मेटल प्लेट आपने रखा और थोड़ी देर बाद आप आ गए हो, घंटा बाद जितना भी हुआ, फिर उस प्लेट को दोबारा तोल लो, उसका वेट ले लो, तो उसके वेट में इंक्रीज़ आया होगा और वो इंक्रीज़ आया है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द कॉपर आयंस ऑन द इलेक्ट्रोड। तो इसके मास में इंक्रीज़ आएगा। अब वो कहाँ से इंक्रीज़ आया है? क्योंकि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो उसके लिए लॉजिक यही है कि कॉपर जाके डिपॉजिट हो रहे हैं। और इधर जिंक का मास जो इलेक्ट्रोड है उसका पहले आपने मास लिया,
2 घंटे बाद आ गए हो और जिंक का जो प्लेट है उसको फिर मास करो, तो उसके मास में डिक्रीज़ आया होगा। वो इसलिए कि उसमें जिंक एटम आयन बन के नीचे सॉल्यूशन में जा रहे हैं, तो इसके मास में फ़र्क आएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो इस वजह से आयन बन के उसके मास में डिक्रीज़ आ रहा था, और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, कॉपर आयन, जो इस वजह से उसके मास में इंक्रीज़ आ रहा था। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है एक मेटल और उसके सॉल्यूशन के दरमियान, कि वो मेटल इलेक्ट्रॉन देगा या मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा। दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्ड इन वोल्ट्स। साइंटिस्ट अब देखने लगे कि हम इस पोटेंशियल को कुछ वैल्यू दे जाएं, यानी जिस तरह हमने वोल्ट बतौर यूनिट इस्तेमाल करेंगे, तो उन्होंने सोचा कि इसको हम कुछ वैल्यू देना शुरू करें। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बनाया और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए कंडीशन रखे। तो नेक्स्ट जो इसमें हमें मिलेगा दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि हम ये देख सकें कि जिंक कितने वैल्यू से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कॉपर कितने वैल्यू से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसका डेफिनेशन ये होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो रिडक्शन हो, पोटेंशियल measured at 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर 1 मोलर solution of electrolyte। तो ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिनोटेड बाय कैपिटल ई और उसके ऊपर नॉट। तो इससे इसको डिनोट किया जाता है। कंडीशन बना दी कि 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम रूम टेम्परेचर कहते हैं, और प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर। अब ये रूम प्रेशर जो है ज़रूरी नहीं है कि वो इधर 1 एटमॉस्फेयर हो, सी लेवल पे 1 एटमॉस्फेयर होता है, तो आपने उधर इस तरह कुछ प्रेशराइज्ड कैबिन बनाना होगा कि उसमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बने। तो और जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन आप बनाओगे तो वो 1 मोलर सॉल्यूशन होगा, यानी 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट डिज़ोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन आपने बनाना होगा उसका। तो इस कंडीशन पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर करेंगे दैट विल बी नोन ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मेजरमेंट के लिए साइंटिस्ट को कुछ स्टैंडर्ड चाहिए कि हम किसके साथ इसको कंपेयर करेंगे कि हमें पता चले जिंक की वैल्यू का, कॉपर की वैल्यू का, सिल्वर, गोल्ड, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब की वैल्यू का पता चले। तो उन्होंने जो स्टैंडर्ड बनाया वो था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और भी हैं लेकिन हमारे कोर्स में जो दिया है दैट इज़ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और एब्रीविएटेड एज SHE शी, इस तरह इसको एब्रीविएट भी करते हैं। सो दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।